हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे, पत्थर इंसान बनदा ही जावे। मंसूर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। प्लीज मुझे माफ कर दो। मगर मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए किया। मुझे तुमसे मिलना है। आगे तुम खुद सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। कहाँ जा रही थी? अब बाहर जाने पे भी पाबंदी है। क्या है? दोबारा कुछ ना हो इसलिए खुद को कसूरवार समझती हूँ, लेकिन फिर भी आई। अगर तुम मुझसे मिलना एक जुर्म समझती हो तो तुम मुजरिम हो, लेकिन अगर वाकई तुम मुझसे दिल से मिलने आई तो ये सारा जहां तुम्हारा मुजरिम। हर वो शख्स जो तुम्हें मुझसे मिलने से रोकेगा, रुकावट पैदा करेगा, वो तुम्हारा कसूरवार है। चलो मेरे साथ। बाहर गार्ड से तोड़ भरोसा है मुझे। जंजीरें सारी, मोड़ दे लकीरें सारी, तोड़ मुझे माफ कर दिया। जंजीरें सारी। तो रुबाब से मिलने गया था? इतना सब होने के बाद भी तुझसे मिल रहा है मंसूर? क्या इतनी ख्वारी काफी नहीं है? क्यों आग से खेल रहा है यार तू? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। मंसूर, ये पार्टी के साथ धोखा है। अमीना, ले मैं सारा सामान ले आया हूँ, अब जल्दी से तैयारी शुरू कर दे, वो लड़के आले आते होंगे। क्या हुआ है? तेरी शक्ल क्यों उतरी हुई है? शायद घर पे नहीं है, सारा गांव देख लिया। शायद नहीं है? क्या मतलब? हर घर में जाके पूछा, पता नहीं मंसूर के अब्बा। मैं बाहर से आई तो ये वाला कागज यहाँ पड़ा हुआ मिला और शादा घर पर नहीं थी। मेरी शादा नहीं है। क्या लिखा है इसमें? तो किसी सहेली के घर गई होगी। पापा, अम्मा, मैं घर छोड़कर जा रहे? ये क्या हो रहा है? बेबी जी, आगा साहब ने कहा है कि आपके रूम की तलाशी ले। सुना नहीं तुमने? बाहर जाओ। जी। बाहर जाओ तुम लोग। मेरे कमरे की तलाशी क्यों ली जा रही है? मैंने क्या किया है? यही तो मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ। आखिर किया क्या तुमने? मेरे दोस्तों को जेल भिजवाया, मुझे यूनिवर्सिटी छुड़वा दी, और मेरे कमरे की तलाशी लेने के बाद मुझसे ही पूछा जा रहा है कि मैंने क्या किया है। आगा साहब तुम्हें बुला रहे हैं, उनसे जाके बात कर ले। बानवे 93 की बात है। गोली लगी थी मुझे बाजू में। जानती हो किसने मारी थी? करीम दाद ने। एएनपी में मेरे साथ था, मुझसे कई ज्यादा गुना एक्टिव था। गरीब घर से था, आहिस्ता आहिस्ता आगे निकला, दोस्त था। हसद खाते। पार्टी ने भी सूबाई असेंबली का टिकट दिया तो उसने मुझे पे हमला कर दिया और अपनी पार्टी बना दी, जिसकी अब तुम मेंबर। तुम्हारे दोस्तों में एक दोस्त है मंसूर, जानती हो वो करीम दाद से जेल में मिलता रहा। जानती हो वो करीम दाद से क्यों मिलता है? वो तो एक मामूली स्टूडेंट लीडर है। जवाब दो बेटा। मंसूर काफी एक्टिव है, यूनिवर्सिटी के अलावा दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी काफी असर है उसका। प्रोटेस्ट वगैरह अच्छे से मैनेज करता है, यूथ उसके साथ है, इंटेलिजेंट भी है। गलत। वो इससे सिर्फ इसलिए मिलता है क्योंकि तुम उसके दोस्त हो। फायदा उठा रहा है इस लड़के का, और जब तक लड़के को ये मालूम होगा उस वक्त तक बात बहुत आगे निकल चुकी होगी। उसका निशाना सिर्फ तुम हो। मंसूर बहुत शरीफ लड़का है बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। उसको तो मालूम भी नहीं था कि मैं कौन।
वो ऐसा नहीं कर सकता। गोली लगने से पहले मैं भी ये सोचता था कि करीम दाद ऐसा नहीं कर सकता, मगर अब उसका काम सिर्फ यूथ को बरगलाना है, छोटे मोटे प्रोटेस्ट करके गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करता है, यहां तक कि गोली तक चला सकता है, मगर इससे ज्यादा औकात नहीं है उसकी। स्लो पॉइजन है ये लोग, इनका पर्पस नहीं होता, ये तो बस होते हैं वोट देने के लिए, सांस लेने के लिए, चलने फिरने के लिए। मैं उनके बारे में ऐसा नहीं सोचती, दोस्त हैं वो मेरे। इनको दोस्त नहीं बनाया जा सकता। नहीं समझ आ रहा बाबा। जहर थोड़ा फैला है अभी, चोट नहीं लगने दूंगा तुम्हें। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ड्रामा लीडर आहिस्ता आहिस्ता सस्पेंस अपने आप में बढ़ा रहा है, और जैसा कि आप जानते हैं कि मंसूर रुबाब से मिलने से पहले उसके दिल में रुबाब के ख़िलाफ़ कितनी ज़्यादा नफ़रत थी, और आने वाली एपिसोड में जिस तरह हमने देखा कि उसने रुबाब के साथ जो रवैया अख्तियार किया और रुबाब ने उसको जिस सच्चाई के बारे में बताया, आखिर उसके दिल में दोबारा से कैसे रुबाब के मुताल्लिक मोहब्बत पैदा हो गई, या मंसूर ये सब कुछ बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? आने वाली एक साथ में हम देखेंगे कि किस तरह मंसूर अपने दादा के ख़िलाफ़ और पार्टी के ख़िलाफ़ कदम उठाएगा और रुबाब से मोहब्बत का एक अलमदार सबूत देगा। जिस तरह आप जानते हैं कि मंसूर के वालिदैन, जो कि मंसूर की बेटी यानी कि मंसूर की बहन का रिश्ता किसी और के साथ करना चाह रहे हैं, और मंसूर की बहन चाहती है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए उसने अपने भाई मंसूर को कॉल की कि भैया, वालिदैन यानी कि बाबा मेरा रिश्ता करवाना चाह रहे हैं, आज या कल रिश्ते वाले मुझे देखने आ रहे हैं और मुझे अभी हरगिज़ शादी नहीं करनी, आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। ये सुनकर मंसूर को काफ़ी ज़्यादा बुरा महसूस होता है, और वो सबसे पहले अपनी बहन को तसल्ली देता है और अपनी बहन से कहता है कि बहना, तुम्हें परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, अभी तक तुम्हारा भाई ज़िंदा है, और इस भाइयों के भाई के बाजू में इतना दम है कि तुम्हारी कफ़ालत कर सकता है। उसकी बहन अपने भाई से कहती है कि भैया ये तो ठीक है, लेकिन अभी आप यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, आज या शाम को लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं, अगर रिश्ता पक्का हो गया तो मैं दोबारा कुछ नहीं कर पाऊँगी और ना ही अब्बा मेरी बात सुनेंगे। ये सुनकर मंसूर तो कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है, और अपनी खामोशी तोड़ने के बाद वो अपनी बहन से मुखातिब होकर कहता है कि बहना, एक काम करो, तुम घर छोड़कर मेरे पास चली आओ। ये सुनकर पहले तो उसकी बहन शशतर रह जाती है और फिर कहती है कि क्या बाबा ऐसा मुझे करने देंगे, जिस पर मंसूर कहता है कि आधे घंटे में गांव से गाड़ी निकलेगी, तुम अपना सामान पैक कर लो, मैं अड्डे पर तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, तुम्हें हरगिज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी करो, जितना जल्दी हो सके। ये सुनकर उसकी बहन आखिर ये फैसला करती है और घर आकर अपना तमाम कीमती सामान जो उससे पढ़ने के लिए कारआमद होगा, वो तमाम सामान वो एक गठरी में बांध देती है और साथ ही एक ख़त लिख लेती है, जो कि जहाँ पर उसके बाप या वालिदैन अक्सर दोपहर के टाइम बैठा करते हैं, वहाँ पर सिरहाने के नीचे छुपा कर वो रख देती है, जैसा कि यानी कि अगर कोई आए तो उसे मालूम हो जाए कि ये ख़त मैंने रखा है। बहरहाल वो ख़त रखने के बाद वो
गांव से निकलने वाली गाड़ी की तरफ रवाना हो जाती है और उस गाड़ी में बैठ जाती है। मंसूर के अब्बा बाजार से कुछ फ्रूट वगैरह और खाने पीने का सामान उन मेहमानों के लिए लेकर आ गए होते हैं जो कि मंसूर की बहन को देखने आ रहे होते हैं। मंसूर के अब्बा उसकी वालिदा से कहती हैं कि मंसूर की वालिदा, देखो मैं बाजार से सामान लेकर आ गया हूँ, जल्दी जल्दी इस तमाम सामान को तैयार कर लो, आधे या 1 घंटे में मेहमान मंसूर की बहन को देखने आ रहे हैं। ये सुनकर मंसूर की वालिदा तो पहले तो खामोश होती हैं और उनके हाथ में एक कागज़ होता है। ये वो कागज़ होता है जो मंसूर की बहन अपने वालिदैन के लिए छोड़कर गई होती है। मंसूर के वालिद जब मंसूर की वालिदा की ये तबीयत देखते हैं और उनका ये चेहरा देखते हैं तो वो उनसे पूछते हैं, ये तुमने अपना मुंह क्यों लटकाया हुआ है? आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम परेशान हो? पहले तो वो खामोश होती हैं। कुछ देर के लिए खामोश रहने के बाद वो कहती हैं कि तुम्हारी बेटी घर पर नहीं है। ये सुनकर उसके वालिद के चेहरे के आसार तब्दील हो जाते हैं। वो परेशान हो जाता है। वो पूछने लगता है कि ये तुम क्या कह रही हो? क्या मतलब कि वो घर पर नहीं है? जिस पर मंसूर की वालिदा कहती है कि मैं ठीक कह रही हूँ। मैंने उसकी तमाम दोस्तों के घर जाकर पता किया है। मैंने आसपास जहाँ पर वो जाती है अक्सर उन तमाम घरों में जाकर एक एक घर से उसका पता लगाया है, लेकिन किसी के घर पर भी वो मौजूद नहीं है। ये सुनकर मंसूर के अब्बा और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और कहते हैं कि किसी दोस्त के घर गई होगी, तुम परेशान मत हो। जिस पर मंसूर की वालिदा कहती है कि मैं आपको क्या कह रही हूँ कि वो घर पर मौजूद नहीं है, मैंने पूरे गांव में देख लिया है। और वो कहती है कि जब मैं यहाँ बैठने आई तो मुझे यहाँ पर एक कागज़ मिला है और वो कागज़ वो मंसूर के अब्बा के हवाले कर देती है। जैसे ही मंसूर के वालिद उस कागज़ की तरफ देखते हैं तो वो शशतर रह जाते हैं। ऐसा मालूम होता है कि उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई है। मंसूर की वालिदा मंसूर के अब्बा से पूछती हैं कि आखिर क्या हुआ है? ऐसा क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारे चेहरे के तासुरात ही अचानक तब्दील हो गए हैं? क्या तुम मुझे बता सकते हो? जिस पर वो पढ़ता है उस ख़त को। उस ख़त में ये लिखा होता है कि अब्बा और वालिदा, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे ये शादी हरगिज़ नहीं करनी है। आपने मुझसे पता किए बगैर ही मेरी शादी किसी और लड़के से तय कर दी है जो कि मुझे बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। और अभी तक तो मैंने आगे पढ़ना है, लिखना है, अपने वालिदैन का नाम रोशन करना है। मुझे तो अभी हरगिज़ शादी नहीं करनी है। आप लोगों को परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बड़े भाई मंसूर के पास जा रही हूँ। जब आप लोगों ने मेरा रिश्ता उस लड़के के साथ तय किया था तो बाबा मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपको मना कर सकूं और आपको बता सकूं कि मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी, बल्कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरे कुछ ख्वाब हैं, मैं उन ख्वाबों की तामीर करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने साथ वाली गांव की PSO पर जाकर मंसूर भाई को कॉल की और मंसूर भाई ने मुझे कहा कि अब्बा अगर ज़ोर ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी करवा रहे हैं तो तुम मेरे पास आ जाओ। मेरे बाजुओं में इतनी ताकत है कि मैं तुम्हारी कफ़ालत कर सकता। अब्बा जान और अम्मा जान, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।
मुझे आप लोगों की फिक्र रहेगी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं ये घर छोड़कर भैया के पास आकर पढ़ूं, लेकिन आपके फैसलों ने मुझे मजबूर किया है, जिसकी वजह से आखिर मुझे ये कदम उठाना पड़ा है। ये सुनकर मंसूर के अब्बा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर वो लड़के वाले को क्या जवाब देंगे। मंसूर की वालिदा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान होती हैं और वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रुबाब के कमरे की नौकरानियां तलाशी ले रही होती हैं। इसी दौरान रुबाब अपने कमरे के अंदर दाखिल होती है और नौकरानियों को देखकर उनसे सवाल करती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरी इजाज़त के बगैर तुम लोग मेरे कमरे में आखिर कैसे दाखिल हो सकते हो और मेरे सामान की छानबीन तुम लोग कैसे कर सकते हो? मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। जिस पर नौकरानियाँ अपना काम काज छोड़ते हुए महारानी से मुखातिब होकर कहती हैं कि रुबाब साहिबा, हम अपनी मर्जी से आपके कमरे में नहीं आए, बल्कि आगा साहब ने हमें कहा है कि आपकी कमरे की तलाशी ली जाए और इसी वजह से हम यहाँ पर आकर आपके कमरे की तलाशी ले रहे हैं। ये सुनकर रुबाब को मज़ीद गुस्सा आ जाता है और वो नौकरानियों से कहती है कि तलाशी? अच्छा जी, दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से। ये सुनकर नौकरानियाँ वहाँ पर ठहरी रहती हैं। रुबाब फिर ऊंची आवाज़ में उन दोनों से मुखातिब होकर कहती है कि क्या तुमने नहीं सुना कि मैं तुमसे क्या कह रही हूँ कि मेरे कमरे से दाल फे आइन हो जाओ और मुझे दोबारा यहाँ पर कभी मेरी इजाज़त के बगैर नज़र मत आना। नौकरानियाँ जाने लगती हैं तो इसी दौरान रुबाब की वालिदा कमरे के अंदर दाखिल होती है और उन दोनों नौकरानियों से कहती है कि कमरे से तुम लोग चले जाओ। उन दोनों नौकरानियों के जाने के बाद रुबाब अपनी वालिदा से सवाल करती है कि वालिदा, ये क्या चल रहा है? बाबा पहले तो मुझसे यूनिवर्सिटी छुड़वाई, उसके बाद मेरे कमरे की तलाशी ले रहे हैं। हरगिज़ मैं ये काम बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिस पर उसकी वालिदा रुबाब से मुखातिब होकर कहती है कि यही सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए था कि आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हारे बाबा तुम पर यकीन नहीं कर रहे। उन्होंने तुम्हारे कमरे की तलाशी लेने का कहा है। रुबाब कहती है कि मैं नहीं जानती कि बाबा आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले मेरी मंगनी पर जब आपने मेरे दोस्तों को मदऊ किया और उसके बाद जब मेरे दोस्त मेरी मंगनी पर आए तो उन्हें बाबा ने बेइज्जत करके जेल में डलवा दिया। आखिर बाबा चाहते क्या हैं? उन्होंने मेरी इज्जत को मेरे दोस्तों के सामने पामाल कर दिया। जिस पर रुबाब की वालिदा कहती है कि बेटा, ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो और मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे बाबा ने आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया था। क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे दोस्त रुबाब ने आसिफ पर हमला करवाया था, जिसकी वजह से आसिफ पूरे 2 महीनों तक बेड रेस्ट पर था, उसकी टांगें तोड़ी गई थी। और क्या तुम्हारे बाबा उसके गले में हार डालते कि तुमने मेरे बेटे आसिफ पर हमला किया है? क्या अब तुम भूल गई हो कि आसिफ हमारा होने वाला दामाद है और तुम्हारा होने वाला शौहर है और उसकी बेइज्जती हम लोग हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस पर रुबाब अपनी वालिदा से कहती है कि मंसूर ऐसा लड़का नहीं है, ज़रूर बाबा को गलत फहमी हुई है। अगर उस दिन वो मेरी मंगनी पर आया है तो मेरे कहने पर आया है। बाबा को कोई हक नहीं बनता कि उस पर जुल्म ढाए, उसको कैद करवाए और उस पर गलत पलत पर्चे दायर करके उसे जेल में कैद करवा ले। वो मेरे दोस्त हैं। मैं पढ़ना चाह रही थी आगे, लेकिन बाबा ने तो मुझे किसी और यूनिवर्सिटी में दाखिला ले दिया है। जिस पर उसकी वालिदा उससे कहती है कि ठीक है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी
तुम्हारे बाबा ने उसी रात तुम्हारे दोस्तों को जेल से बाहर निकलवा दिया था। ये बात मैंने उसी दिन तुम्हें बता दी थी। अब वो तुम्हारे दोस्तों से कोई सरोकार नहीं रखते और ना ही उसके मुतालिक उन्होंने मेरे से दोबारा कोई बात की है, जिससे ये मालूम होता है कि उन्होंने तुम्हारे दोस्तों का पीछा छोड़ दिया है। अगर बार बार तुम अपने दोस्तों का नाम लोगी और उनकी साइट लोगी तो ज़रूर तुम्हारे बाबा उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आखिर तुम उन लोगों के साथ इतनी एक्टिव क्यों हो रही हो, इतनी अटैचमेंट तुम्हारी क्यों हो रही है। हाँ, ये बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गई हूँ कि तुम्हारे बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। शायद वो तुमसे कोई ज़रूरी बात करना चाह रहे हैं। बेहतर यही होगा कि इन बातों को छोड़ दो और जाओ अपने बाबा की बात सुनो कि आखिर वो तुमसे क्या कहना चाहते हैं। ये सुनकर रुबाब वहाँ से रवाना हो जाती है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ड्रामा लीडर आहिस्ता आहिस्ता सस्पेंस अपने आप में बढ़ा रहा है और जैसा कि आप जानते हैं कि मंसूर रुबाब से मिलने से पहले उसके दिल में रुबाब के ख़िलाफ़ कितनी ज़्यादा नफ़रत थी और आने वाली एपिसोड में जिस तरह हमने देखा कि उसने रुबाब के साथ जो रवैया अख्तियार किया और रुबाब ने उसको जिस सच्चाई के बारे में बताया, आखिर उसके दिल में दोबारा से कैसे रुबाब के मुताल्लिक मोहब्बत पैदा हो गई, या मंसूर ये सब कुछ बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? आने वाली एक साथ में हम देखेंगे कि किस तरह मंसूर अपने दादा के ख़िलाफ़ और पार्टी के ख़िलाफ़ कदम उठाएगा और रुबाब से मोहब्बत का एक अलमदार सबूत देगा। जिस तरह आप जानते हैं कि मंसूर के वालिदैन, जो कि मंसूर की बेटी यानी कि मंसूर की बहन का रिश्ता किसी और के साथ करना चाह रहे हैं और मंसूर की बहन चाहती है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए उसने अपने भाई मंसूर को कॉल की कि भैया, वालिदैन यानी कि बाबा मेरा रिश्ता करवाना चाह रहे हैं। आज या कल रिश्ते वाले मुझे देखने आ रहे हैं और मुझे अभी हरगिज़ शादी नहीं करनी। आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। ये सुनकर मंसूर को काफ़ी ज़्यादा बुरा महसूस होता है और वो सबसे पहले अपनी बहन को तसल्ली देता है और अपनी बहन से कहता है कि बहना, तुम्हें परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अभी तक तुम्हारा भाई ज़िंदा है और इस भाई के बाजू में इतना दम है कि तुम्हारी कफ़ालत कर सकता है। उसकी बहन अपने भाई से कहती है कि भैया, ये तो ठीक है, लेकिन अभी आप यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। आज या शाम को लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं। अगर रिश्ता पक्का हो गया तो मैं दोबारा कुछ नहीं कर पाऊंगी और ना ही अब्बा मेरी बात सुनेंगे। ये सुनकर मंसूर तो कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है और अपनी खामोशी तोड़ने के बाद वो अपनी बहन से मुखातिब होकर कहता है कि बहना, एक काम करो, तुम घर छोड़कर मेरे पास चली आओ। ये सुनकर पहले तो उसकी बहन शशतर रह जाती है और फिर कहती है कि क्या बाबा ऐसा मुझे करने देंगे? जिस पर मंसूर कहता है कि आधे घंटे में गांव से गाड़ी निकलेगी, तुम अपना सामान पैक कर लो, मैं अड्डे पर तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। तुम्हें हरगिज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी करो, जितना जल्दी हो सके। ये सुनकर उसकी बहन आखिर ये फैसला करती है और घर आकर अपना तमाम कीमती सामान जो उससे पढ़ने के लिए कारामद होगा, वो तमाम सामान वो एक गठरी में बांध देती है और साथ ही एक ख़त लिख लेती है जो कि जहाँ पर उसके बाप या वालिदैन अक्सर दोपहर के टाइम बैठा करते हैं। वहाँ पर सिरहाने के नीचे
छुपा कर वो रख देती है, जैसा कि यानी कि अगर कोई आए तो उसे मालूम हो जाए कि ये ख़त मैंने रखा है। बहरहाल वो ख़त रखने के बाद वो गांव से निकलने वाली गाड़ी की तरफ रवाना हो जाती है और उस गाड़ी में बैठ जाती है। मंसूर के अब्बा बाज़ार से कुछ फ्रूट वगैरह और खाने पीने का सामान उन मेहमानों के लिए लेकर आ गए होते हैं जो कि मंसूर की बहन को देखने आ रहे होते हैं। मंसूर के अब्बा उसकी वालिदा से कहती हैं कि मंसूर की वालिदा, देखो मैं बाज़ार से सामान लेकर आ गया हूँ, जल्दी जल्दी इस तमाम सामान को तैयार कर लो, आधे या 1 घंटे में मेहमान मंसूर की बहन को देखने आ रहे हैं। ये सुनकर मंसूर की वालिदा तो पहले तो खामोश होती हैं और उनके हाथ में एक कागज़ होता है। ये वो कागज़ होता है जो मंसूर की बहन अपने वालिदैन के लिए छोड़कर गई होती है। मंसूर के वालिद जब मंसूर की वालिदा की ये तबीयत देखते हैं और उनका ये चेहरा देखते हैं तो वो उनसे पूछते हैं, ये तुमने अपना मुंह क्यों लटकाया हुआ है? आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम परेशान हो? पहले तो वो खामोश होती हैं। कुछ देर के लिए खामोश रहने के बाद वो कहती हैं कि तुम्हारी बेटी घर पर नहीं है। ये सुनकर उसके वालिद के चेहरे के आसार तब्दील हो जाते हैं। वो परेशान हो जाता है। वो पूछने लगता है कि ये तुम क्या कह रही हो? क्या मतलब कि वो घर पर नहीं है? जिस पर मंसूर की वालिदा कहती है कि मैं ठीक कह रही हूँ। मैंने उसकी तमाम दोस्तों के घर जाकर पता किया है। मैंने आसपास जहाँ पर वो जाती है अक्सर उन तमाम घरों में जाकर एक एक घर से उसका पता लगाया है, लेकिन किसी के घर पर भी वो मौजूद नहीं है। ये सुनकर मंसूर के अब्बा और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और कहते हैं कि किसी दोस्त के घर गई होगी, तुम परेशान मत हो। जिस पर मंसूर की वालिदा कहती है कि मैं आपको क्या कह रही हूँ कि वो घर पर मौजूद नहीं है, मैंने पूरे गांव में देख लिया है। और वो कहती है कि जब मैं यहाँ बैठने आई तो मुझे यहाँ पर एक कागज़ मिला है और वो कागज़ वो मंसूर के अब्बा के हवाले कर देती है। जैसे ही मंसूर के वालिद उस कागज़ की तरफ देखते हैं तो वो शशतर रह जाते हैं। ऐसा मालूम होता है कि उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई है। मंसूर की वालिदा मंसूर के अब्बा से पूछती हैं कि आखिर क्या हुआ है? ऐसा क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारे चेहरे के तासुरात ही अचानक तब्दील हो गए हैं? क्या तुम मुझे बता सकते हो? जिस पर वो पढ़ता है उस ख़त को। उस ख़त में ये लिखा होता है कि अब्बा और वालिदा, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे ये शादी हरगिज़ नहीं करनी है। आपने मुझसे पता किए बगैर ही मेरी शादी किसी और लड़के से तय कर दी है जो कि मुझे बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। और अभी तक तो मैंने आगे पढ़ना है, लिखना है, अपने वालिदैन का नाम रोशन करना है। मुझे तो अभी हरगिज़ शादी नहीं करनी है। आप लोगों को परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बड़े भाई मंसूर के पास जा रही हूँ। जब आप लोगों ने मेरा रिश्ता उस लड़के के साथ तय किया था तो बाबा मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपको मना कर सकूं और आपको बता सकूं कि मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी, बल्कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरे कुछ ख्वाब हैं, मैं उन ख्वाबों की तामीर करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने साथ वाली गांव की PSO पर जाकर मंसूर भाई को कॉल की और मंसूर भाई ने मुझे कहा कि अब्बा अगर ज़ोर ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी करवा रहे हैं तो तुम मेरे पास आ जाओ।
मेरे बाजुओं में इतनी ताकत है कि मैं तुम्हारी कफालत कर सकता। अब्बा जान और अम्मा जान, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मुझे आप लोगों की फिक्र रहेगी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं ये घर छोड़कर भैया के पास आकर पढ़ूं, लेकिन आपके फैसलों ने मुझे मजबूर किया है, जिसकी वजह से आखिर मुझे ये कदम उठाना पड़ा है। ये सुनकर मंसूर के अब्बा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर वो लड़के वाले को क्या जवाब देंगे। मंसूर की वालिदा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान होती हैं और वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रुबाब के कमरे की नौकरानियां तलाशी ले रही होती हैं। इसी दौरान रुबाब अपने कमरे के अंदर दाखिल होती है और नौकरानियों को देखकर उनसे सवाल करती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरी इजाज़त के बगैर तुम लोग मेरे कमरे में आखिर कैसे दाखिल हो सकते हो और मेरे सामान की छानबीन तुम लोग कैसे कर सकते हो? मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। जिस पर नौकरानियाँ अपना काम काज छोड़ते हुए महारानी से मुखातिब होकर कहती हैं कि रुबाब साहिबा, हम अपनी मर्जी से आपके कमरे में नहीं आए, बल्कि आगा साहब ने हमें कहा है कि आपकी कमरे की तलाशी ली जाए और इसी वजह से हम यहाँ पर आकर आपके कमरे की तलाशी ले रहे हैं। ये सुनकर रुबाब को मज़ीद गुस्सा आ जाता है और वो नौकरानियों से कहती है कि तलाशी? अच्छा जी, दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से। ये सुनकर नौकरानियाँ वहाँ पर ठहरी रहती हैं। रुबाब फिर ऊंची आवाज़ में उन दोनों से मुखातिब होकर कहती है कि क्या तुमने नहीं सुना कि मैं तुमसे क्या कह रही हूँ कि मेरे कमरे से दाल फे आइन हो जाओ और मुझे दोबारा यहाँ पर कभी मेरी इजाज़त के बगैर नज़र मत आना। नौकरानियाँ जाने लगती हैं तो इसी दौरान रुबाब की वालिदा कमरे के अंदर दाखिल होती है और उन दोनों नौकरानियों से कहती है कि कमरे से तुम लोग चले जाओ। उन दोनों नौकरानियों के जाने के बाद रुबाब अपनी वालिदा से सवाल करती है कि वालिदा, ये क्या चल रहा है? बाबा पहले तो मुझसे यूनिवर्सिटी छुड़वाई, उसके बाद मेरे कमरे की तलाशी ले रहे हैं। हरगिज़ मैं ये काम बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिस पर उसकी वालिदा रुबाब से मुखातिब होकर कहती है कि यही सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए था कि आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हारे बाबा तुम पर यकीन नहीं कर रहे। उन्होंने तुम्हारे कमरे की तलाशी लेने का कहा है। रुबाब कहती है कि मैं नहीं जानती कि बाबा आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले मेरी मंगनी पर जब आपने मेरे दोस्तों को मदऊ किया और उसके बाद जब मेरे दोस्त मेरी मंगनी पर आए तो उन्हें बाबा ने बेइज्जत करके जेल में डलवा दिया। आखिर बाबा चाहते क्या हैं? उन्होंने मेरी इज्जत को मेरे दोस्तों के सामने पामाल कर दिया। जिस पर रुबाब की वालिदा कहती है कि बेटा, ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो और मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे बाबा ने आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया था। क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे दोस्त रुबाब ने आसिफ पर हमला करवाया था, जिसकी वजह से आसिफ पूरे 2 महीनों तक बेड रेस्ट पर था, उसकी टांगें तोड़ी गई थी। और क्या तुम्हारे बाबा उसके गले में हार डालते कि तुमने मेरे बेटे आसिफ पर हमला किया है? क्या अब तुम भूल गई हो कि आसिफ हमारा होने वाला दामाद है और तुम्हारा होने वाला शौहर है और उसकी बेइज्जती हम लोग हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस पर रुबाब अपनी वालिदा से कहती है कि मंसूर ऐसा लड़का नहीं है, ज़रूर बाबा को गलत फहमी हुई है। अगर उस दिन वो मेरी मंगनी पर आया है तो मेरे कहने पर आया है। बाबा को कोई हक नहीं बनता कि उस पर जुल्म ढाए, उसको कैद करवाए और उस पर गलत पलत पर्चे दायर करके उसे जेल में कैद करवा ले। वो मेरे दोस्त हैं। मैं पढ़ना चाह रही थी आगे
लेकिन बाबा ने तो मुझे किसी और यूनिवर्सिटी में दाखिला ले दिया है। जिस पर उसकी वालिदा उससे कहती है कि ठीक है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारे बाबा ने उसी रात तुम्हारे दोस्तों को जेल से बाहर निकलवा दिया था। ये बात मैंने उसी दिन तुम्हें बता दी थी। अब वो तुम्हारे दोस्तों से कोई सरोकार नहीं रखते और ना ही उसके मुतालिक उन्होंने मेरे से दोबारा कोई बात की है, जिससे ये मालूम होता है कि उन्होंने तुम्हारे दोस्तों का पीछा छोड़ दिया है। अगर बार बार तुम अपने दोस्तों का नाम लोगी और उनकी साइड लोगी तो ज़रूर तुम्हारे बाबा उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आखिर तुम उन लोगों के साथ इतनी एक्टिव क्यों हो रही हो, इतनी अटैचमेंट तुम्हारी क्यों हो रही है। हाँ, ये बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गई हूँ कि तुम्हारे बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। शायद वो तुमसे कोई ज़रूरी बात करना चाह रहे हैं। बेहतर यही होगा कि इन बातों को छोड़ दो और जाओ अपने